आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति शताब्दी वर्ष के अवसर पर इंपा का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में 7 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए डॉक्टरों ने नीट पर विशेष रूप से चर्चा की। आइए सुनिए। वो जयपुर निवासी इंपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखिए, संविधान के तहत ही भारत देश को चलाने की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन है, सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। तो संविधान के तहत देश चलता है, आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर्स है। हमारे समाज में संविधान के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है कि संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाएं, मतलब यहां से तो पता है, लेकिन हमारे समाज का जो परसेप्शन है वो सीआरपीसी, आईपीसी ज्यादा जानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता कि जो अधिकार मुझे मिले हुए हैं समाज में वो संविधान के तहत मिले हुए हैं। उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी किसने लिखा है? थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने लिखा है 1860 में। तो बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि संविधान वो विधान है जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया जाता है, समान रखने की बात होती है। इस देश के नागरिक जो भी हैं, चाहे एससी है, ओबीसी है, जनरल है, बौद्ध है, लिंगायत है या मुसलमान है, सबको समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लिखा गया है। अब कॉन्स्पिरेसी कहां से शुरू होती है संविधान को लेकर के? क्योंकि संविधान में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है 1931 की जनगणना से, वो बताता है कि हम कहां पे हैं। ओबीसी और एससी को उसके बाद से कोई जातिगत आधारित जनगणना नहीं हुई है। इस वजह से जो इलीट समाज वहां बैठा हुआ 15% समाज, वो हमेशा खुरापात और बदमाशी करता है। बात शुरुआत हो रही है कहां से कि 1988 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ऑल इंडिया ओवरले से 15% सीटें लेकर के एक ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट शुरू किया। अगर आपको इतिहास पता होगा तो पहले वाले एग्जाम में एससी का भी रिजर्वेशन नहीं था 88 में। अब देखिए कितनी साधन गेम शुरू हुई वहां पर कि 88 वाले एग्जाम में जो फॉर्म भरा गया तो संविधान के तहत ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं था, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लागू था, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया गया। और 80 समाज का व्यक्ति, समाज के लोग जब वहां कोर्ट पहुंचे तो इस साल एग्जाम नहीं हुआ, 88 में एग्जाम नहीं हुआ और वही फॉर्म 89 में हुआ। एससी रिजर्वेशन लागू होने के बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो आप देखिए कि संविधान के तहत आपका अधिकार लागू है, लेकिन अधिकार को कितने साथी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। अगर हमारा समाज जागरूक नहीं होता तो उस साल एग्जाम में, उसके आगे वाले एग्जाम में सेंट्रल कोटा में हमारा रिजर्वेशन नहीं होता, हम शून्य होते। अब वहां पर पहुंचा कौन? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो मैक्सिमम या लगभग 100% सामंती सोच के, मनवादी विचारधारा के समाज के लोग बैठे हैं। उनका काम ही प्लानिंग करना और अपने समाज को आगे ले जाना और मूल निवासी समाज को पीछे रखने की रणनीति है। अब आते हैं, बात आती है यहां पर कि जो 2017 में नीट लागू हुआ उसमें गेम कहां से शुरू हुआ? उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर नीट का कहा, जो अभी राजेश जी ने बोला कि जब समान शिक्षा नहीं है, समान व्यवस्था नहीं है, समान तरह के लोग नहीं है तो समान एग्जाम कैसे है फिर? तो इस पर हुआ क्या कि जो हमारा इलीट समाज है वो बेहतर सोचता है, नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, लेकिन दिखता कम है। तो आप सोचिए कि जब आप दिखा नहीं पा रहे हैं तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको बता दूं कि जब सीबीएसई लागू हुआ था तो तमिलनाडु तभी एग्जाम था उससे, आंध्रा तभी एग्जाम था उससे, उसने अपनी सीटें नहीं दी थी। अगर आप फॉर्म भरते थे सीबीएसई बोर्ड का तो उसमें ये स्टेट आपको अलाउड नहीं थे। अब सोचिए उस समय तमिलनाडु एक्टिव था, आंध्रा एक्टिव था, जम्मू कश्मीर अलग स्टेट था, वो एक्टिव था, लेकिन बाकी जगहों पर ऑल इंडिया लेवल पे आपको एग्जाम होता था, 15 सीटें आती थी, उस पर पॉलिसी थी। अब ये 3 पहले एग्जाम थे। जब नीट लागू हुआ तो चाहे सरकार को समझ में नहीं आया या हमारे लोग नहीं समझ पाए या लोग भ्रम में रहे, उसी की बात को लेकर के अभी तमिलनाडु सरकार ने नीट की बात करी
कि 17 से लेकर के अब तक के ओबीसी के रिजर्वेशन में लगभग 10,000 लोगों का घोटाला हुआ, 10,000 सीट खाई गई है। सीधा एग्जाम्पल ये था कि उसमें भी आप सोचिए 15% जो सीटें थी उसमें दो पार्ट हुआ, एक स्टेट कोटा और एक सेंट्रल कोटा। तो दो तरह की फैकल्टी चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी एम्स है, आपका है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, पीजीआई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित बॉडी होती है, उसकी फीलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। बाकी जो सीटें थी वो स्टेट को लौट जाती है। गेम क्या हुआ कि उसमें चालाकी तो उन्होंने किया कि एससी का रिजर्वेशन लागू किया, उनको पता था कि हंगामा हो जाएगा, लेकिन उस कोटे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सीटें मिलनी थी उसके बाद जो बची सीटें थी वो स्टेट को दी, लेकिन उसको जनरल कोटे में भेज दी। उस वजह से ओबीसी का नुकसान हुआ। इस बार जो नीट की बात हुई है तो अब ये हुआ कि सेंट्रल कोटे में भी जो बची सीटें, स्टेट में तो लागू था, सेंट्रल कोटे में अगर मान लीजिए 1000 सीटें थी, 500 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भर दी, 500 सीटें जो स्टेट को ट्रांसफर हुई वो सारी की सारी जनरल जा रही थी। अब उसमें कोटा ओबीसी का मिलेगा, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के प्रयास से लागू होगा। अब इसमें सोचने की बात है कि आप जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं या जितने भी समाज में यहाँ बैठे लोग हैं, सोचिए कि कहां से क्या पड़ा। अगर आर्टिकल 340, 41 और 42 या 46 संविधान में नहीं होता, संविधान में नहीं होता। अब संविधान के बारे में हमारे लोग फिर सीआरपीसी आईपीसी जानते, संविधान नहीं जानते। अगर संविधान में नहीं होता, 46 में क्या है, शिक्षा का अधिकार, और वो भी किसको शिक्षा का अधिकार, जो उसको शिक्षा नहीं मिला हुआ, शिक्षा से दूर रखा गया है, उनके लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था कर आर्टिकल 46 कहता है। अब आप आर्टिकल 340, 41 और 42 ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो साथियों मुद्दा इस बात पर है, हमें जो बात रखने की बात निकल के आती है कि जब तक आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, नहीं करते हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति आप कहे जाते हैं समाज में। जब अधिकार की बात करते हैं तो सबसे बुरे व्यक्ति आप ही समाज के होते हैं। इसलिए अधिकार की बात जब कहेंगे कि हमसे नहीं मतलब है, तो मैं डॉक्टर तुम्हारे मेरे से मतलब नहीं कि मेरे भाई का तो मतलब है ना। आपको सोच बनानी पड़ेगी, आप अकेले नहीं हो, आप इन टोटलिटी देखना आपको है कि आप डॉक्टर बन गए हो तो आपका पेट भर रहा है, इसका मतलब नहीं कि आपके पटीदार का, आपके रिश्तेदार का, आपका मित्र का, आपके संबंधी का, आपके रिश्तों का पेट भर रहा है। इसलिए आपको उनके हक की लड़ाई लड़नी है, उनके हक की लड़ाई की बात करनी है। तो इसलिए आप जितने भी यहां बैठे बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, कोई नई बात बताने जा रहा है, लेकिन ये समझिए इसको। मैं तो कैडर को एक ही शब्द में डिफाइन करता हूं, कैडर का मतलब होता है कट्टर, और कट्टर का मतलब विचारधारा से कट्टर, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप कैडर हैं और कट्टर नहीं है तो सबसे बुरी बात है। हम लोग रोज सुबह से शाम तक दुश्मन और दोस्त की पहचान करते हैं, और शाम को दुश्मन के साथ ही बैठ के चाय क्यों पीते हैं? या फिर इसका जवाब क्या है? समाज इसीलिए हमारा पिछड़ रहा है कि जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने के बाद दुश्मन के साथ नहीं बैठेंगे, वो दिन समाज में तरक्की होनी है, बिल्कुल सीधा सा मतलब। तो साथियों जितने मुद्दे यहां पर हैं उसे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है संविधान में। अब 1902 में साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन लागू किया, ठीक है ना। 1931 में पूना बैंक के तहत एससीओ का रिजर्वेशन लागू हुआ। उसके बाद काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट कमीशन गठन होता है, आर्टिकल 340 के तहत गठित होता है। अगर 340 बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो ओबीसी आयोग का गठन होने के प्रश्न ही नहीं था। तो हमारे समाज के जो लोग नहीं जानते, चर्चा करिए, समाज में बताइए कि कौन कौन से आर्टिकल के क्या क्या महत्व है। मूल अधिकार की बात हमें पता ही नहीं, हमें बोलना है, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, चलने का अधिकार, बसने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, धर्म के पालन का अधिकार। इस अधिकार कहां? ये सीआरपीसी तो है, ये तो संविधान है। इस संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया है, और आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे और बहुत लोग देख रहे होंगे वो कानून कौन जिसमें 3 साल की सजा होती है और 900 करोड़ घोटाला। ये संविधान बेकार है। संविधान और सीआरपीसी में डिफरेंसेस आपको बताने पड़ेगा, समाज में लिखना पड़ेगा सीआरपीसी क्या होती है, संविधान क्या होती है। मैं तो एक बार से बात करता हूं, मैंने पोस्ट लिखा था, पूरी सृष्टि या पूरी प्रकृति ही साइंस है। पहले इसका क्या किया गया? धार्मिकरण किया गया, ये धर्म है, और अब उसी धर्म पे विज्ञान खोजा जा रहा है कि साइंटिफिक है। उसी धर्म में अब विज्ञान से सिद्ध किया जा रहा है कि साइंटिफिक है। आप सोचिए क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि लग रहा है कि जब मैं होशियार हो रहा हूं, मैं विज्ञान खोज रहा हूं, तो मुझे बताया कि सूर्य नमस्कार से ऊर्जा मिलती है, या हमारा पैर का स्ट्रेचिंग होता है, हाथ का स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रिंग साइज शुरू हो जाती है। बात साथियों, बात समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं कंफ्यूजन की, कैलेंडर की बात करते हैं, कोई कुछ कैलेंडर की, इंडस्ट्री कैलेंडर की बात करता है। हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मंच पे बहुत लंबा लंबा भाषण देते रहते हैं,
ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, उनकी बातों को सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कितना फेक है। बस हमारे लोग उनकी तेज बोलना नहीं जानते, उनकी बात रखना नहीं जानते हैं। साथियों, सबके जवाब है और सबके जवाब को आने चाहिए। तो जो नीट का एग्जाम पर होते ही जितने कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें आप देखिए आईएएस का रिजल्ट जो होता है, आईएएस का सिलेक्शन होता है, एससी ओबीसी का लड़का वो सेलेक्ट होता है जिसकी उम्र ज्यादा होती है, और जनरल का लड़का वो सेलेक्ट होता है जिसकी उम्र कम होती है। आप डिफरेंस देखिए, 80 का लड़का ओबीसी का लड़का जिसकी उम्र 30 साल में सिलेक्ट हुआ वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन ही नहीं सकता। जो 24 साल में सिलेक्ट हुआ कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा तो प्लानिंग कौन करेगा? तो प्लानिंग के नीचे कहता है स्टडी के तहत उनकी प्लानिंग में है कि वहां पर उन्होंने रखा, आप लोगों को बैठा के रखा है कि इंटरव्यू में जो यहाँ का लड़का जाएगा उसको नहीं रखना है, एससी एसटी ओबीसी को नहीं रखना है, और रखना मतलब सीटें तो देनी है लेकिन उसमें उम्र दराज को रखना ताकि उस पद तक वो पहुंच ही नहीं पाए जहां प्लानिंग होती है। डीएम से आप कुछ नहीं कर सकते, सीएम से कुछ नहीं कर सकते, लॉ में जहां बनता है, जो कानून बनता है उस कानून पे जगह पे आप लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक अपनी बात नहीं कर सकते हैं। So these three subjects were there, and we kept on discussing those things at various platforms. So NEET, actually this is the planned act to eliminate the मूल निवासी from the health sector. आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 2010 में ये जब एक्ट बना नहीं था उस समय मैंने भारत सरकार के जो टॉप ऑफिसर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर प्रसाद, who is unfortunately today who is not here, I told him कि सर ये नीट जो आने वाला है इसके बहुत वाइड रेमिफिकेशन है, बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, और प्लीज आप लोग जाग जाइए। नॉट ओनली द डीजी हेल्थ बट आई टोल्ड द पॉलिटिशियंस ऑल्सो what was the ramification, because I am going to, because we have already written, Vishwakarma sir has already told that if you this second subject, you see NEET was introduced for medical admission against the basic spirit of Article 340, 341, 342, 46 of the Constitution in critical analysis. So if we talk about the constitutional validity of this law, we have to see what is Article 46 and Article 47. Article 47 we used to discuss every meeting of IMPA. But here Article 46 is important because which specifically deals with this subject. What is Article 46? Article 46 says the state will be responsible for the special care of education and economic matters or economic upliftments for the weaker section of the society. That is Article 46. You know that in Chapter 4, state means Government of India, State Government, Jila Panchayat, Legislative Assembly, till parcel. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और हमारे पढ़े लिखे गधों को तो ज्यादा ही कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर कुलदीप, व्हाई यू आर डिस्कसिंग, यू आर नॉट लॉयर, आप क्यों डिस्कस करते हो? मैंने कहा तुम जैसे लोग जो नौकरी में आ गए और क्लास 1 के प्रोफेसर और डायरेक्टर प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या बन गए, तुम लोग कभी पढ़ते नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही तुम्हारी नासमझी और यही आपका जो इग्नोरेंस है, ये हमारे देश को, हमारे समाज को तो खत्म कर ही रहा है, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। रिगार्डिंग दिस आर्टिकल 46, आपको पता है कि अगर एजुकेशन, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसकी यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी आता है। अगर आप फर्दर इसको वाइडन करें, देखें, अगर स्टेट प्रिंसिपल्स पे जाते हैं तो स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं और एजुकेशन भी उसमें है। अगर एजुकेशन स्टेट का पार्ट है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, स्टेट की अपने राइट्स है, सेंट्रल की अपने राइट्स है। सेंट्रल जो है वो इंपिंज नहीं कर सकता स्टेट्स की राइट्स में,
एक जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट का भी एक तरीका है, कब डिमांड्स आती है, कब सेंटर कर सकता है, उसका एक अलग एस्टेब्लिश प्रोसीजर है। इस सरकार ने बिना किसी स्टेट से डिस्कस किए हुए, बिना किसी से डिस्कस किए हुए ये मूव किया। और इस सरकार का मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट का मूव था। जहां पर 4 सरकारें कांग्रेस की सरकारें थी, वहां से इन्होंने प्रपोजल मंगा लिया, क्योंकि हाईकमान एक है, जो मैं समझता हूं नागपुर है, सारी स्ट्रेटजी नागपुर में बनती है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा करना है, किस तरह से इनके एजुकेशनल राइट्स को हमें छीनना है, मूल निवासियों को। हियर आई एम टॉकिंग टू मूल निवासी, और मूल निवासियों का मतलब है 85% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, मोर देन दैट। इसके बाद फिर उन्होंने समयबद्ध तरीके से ये काम किया, 4 स्टेट से प्रपोजल मंगा लिए और बिना किसी को बताए हुए ये लॉ फ्रेम करने लगे। जब ये लॉ फ्रेम किया, पब्लिक डोमेन में आया, लोगों को गया, हमारे उनके लोगों ने पढ़ा, हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा। आवर पीपल दे वर स्लीपिंग, दे हैव नॉट स्टडीड। इसका सबसे दूरगामी परिणाम क्या था? पहले आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और 2013 में जो जस्टिस कबीर थे, उनका आखिरी दिन था, 2 जजमेंट दिए गए थे। एक तो नीट के डिसीजन को क्वेश्चन किया था उन्होंने, और दूसरा SC ST में, तीसरा एम्स फैकल्टी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए फैकल्टी में, ये डिसीजन हमारे अगेंस्ट किया था। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, जस्टिस कबीर को मैनेज किया गया था। कैसे मैनेज किया गया था सब लोग जानते हैं, कैसे मैनेज होता है। और किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकारों की बगैर मर्जी के या नागपुर हेडक्वार्टर की बगैर मर्जी के कोई डिसीजन दे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है यदि, गवर्नमेंट कैन अरेस्ट ऑन दिस स्टेटमेंट। एक भी डिसीजन इनके अगेंस्ट नहीं है। जस्टिस कर्नन को जेल में डाल दिया था। चैलेंज करता हूं, यदि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर उसको प्रूव कर दे कि कर्नन का कुछ अगर कोई वो था, कोई गुनाह था, दिखाई इसकी बातें होती रहेंगी। नीट में जो पेश किया था उस समय जस्टिस कबीर ने, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि जो उन्होंने बेस लिया था, वो लिया था कि माइनॉरिटी एक्ट का वायलेशन होता, आर्टिकल 25 से 29 तक का वायलेशन है। वो एक सिंपल प्ली था, बहुत सिंपल प्ली था, क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। बिकॉज यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। इसलिए वो क्वेश्चन कर दिया था। लार्जर जो इंटरेस्ट था, लार्जर एस्पेक्ट था, जो आर्टिकल 21 है, कई बार कहा हेल्थ इज द फंडामेंटल राइट। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। दे हैव कंसीडर्ड आर्टिकल 21 बिकॉज लाइफ, राइट ऑफ लाइफ और डिग्निफाइड लाइफ इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अगर उस आर्टिकल को अगर ये कंसीडर करते तो शायद ये कभी ये नीट वगैरह के इस तरह के सब्जेक्ट नहीं आते। रीजन क्या है? कहां कहां वायलेशन होता है? एक तो माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन है, हम सब जानते हैं। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए अगर मैं माइनॉरिटी हूं और मैंने अपने एसेट से, मैंने अपने पैसे से अपना इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो मेरे को राइट है कि मुझे कितने लोगों को एडमिशन देना है, कैसे लोगों को एडमिशन देना है। फॉर एग्जाम्पल एम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये उस समय AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे फोरफादर थे वो कोई बेवकूफ नहीं थे। एक जगह उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बनाया तो दूसरी तरह हिंदूज के लिए बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां पर हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी है। इसलिए जो कानून हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू विश्वविद्यालय में जो लागू होता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में लागू होता है, सेम कानून AMU के लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं कि दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए नहीं यहां भी करो। ये सिर्फ हमारे लोग को, मूल निवासियों को टेरिफाई करने का एक तरीका है और मुस्लिमों को आइसोलेट करने का तरीका है। वामसेफ और इंपा और अदर ऑफशूट विंग, we compel them
We compel them to follow. As a National General Secretary of IMPA, I warn the government of India from this much, that please refrain from making any law which affect the fundamental rights of the मूल निवासी people or 85% of. मंच के सामने बैठे हुए सभी साथियों को जय मूल निवासी। जोर से बोलिए, जय मूल निवासी। मुझे बहुत खुशी है कि 7वें नेशनल कन्वेंशन इंपा में मुझे विशिष्ट अतिथि रूप के बुलाया गया। मैं इंपा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है नीट के बारे में मेरे जो साथी हैं, मेरे आगे जो भी लोग बोल गए, उन्होंने काफी विस्तार से इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे तो उसमें सिर्फ सुर पुराना है कि हमें सबको ये संकल्प करना है, सबको नीट के बारे में आम जनता को, खास करके मूल निवासी लोगों को जागरूक करना है। हमारे जो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ में जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उनमें तो खास इसके बारे में ज्यादा बात करनी है। कभी मानो कि हम जब वो लोग बोलते हैं कि मेरिट हमारी माँ है और एफिशिएंसी हमारा बाप है, तो हमको यही कहना है कि सामाजिक न्याय हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है, और हम उसमें डटे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय की नीट का निर्मूलन करके सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करेंगे। बस इतना कह के मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू। साथियों, नीट सबसे पहले 2010 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन के लाया गया जो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए पात्रता देती है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उन्होंने पीआईएल लगाया। उसके बाद कोर्ट ने ये जो नीट है वो माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रभावित करती है करके उसे खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार बदली, 2016 में फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद 5 जजों का संवैधानिक बेंच बनता है, और जैसे कि कुलदीप सर ने ही कहा कि वो मेरिट पे नहीं, वो कॉलेजियम सिस्टम है और वो मनुवादी न्यायालय है। वो मनुवादी न्यायालय फिर से इस नीट को मैंडेटरी कर देती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो ये पूरा नीट का इतिहास है साथियों। उसके बाद आखिर जो तमिलनाडु सरकार है उसने एंटी नीट बिल लाया। क्यों लाया साथियों, उसके पीछे का जो बात सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। एक हमारा मूल निवासी बच्चा जो तमिलनाडु में 12वीं पढ़ता था और तमिल मीडियम से पढ़ रहा था, उसके 12वीं में 1175 अंक आए 1200 में से, पर वही विद्यार्थी जब नीट देता है तो फेल हो जाता है। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? इन सब चीजों को देखते हुए, इन आत्महत्याओं को देखते हुए जो स्टेलिन सरकार है, जो स्वामी परिवार के विचारधाराओं से प्रेरित है, उन्होंने एक राजन कमेटी बनाई, और उस एके राजन की कमेटी थी, उसका आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उसी का कुछ डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस प्रकार है। नीट से पहले 2016 और 2017 में जो स्टेट बोर्ड थे और वो जो बच्चे मेडिकल में प्रवेश के लिए जो एप्लीकेशन देते थे, उनकी संख्या 10,723 थी। उसके बाद जब नीट आया तो आपको यकीन नहीं होगा 2020-2021 में 537 हो गए। मतलब इतना अंतर, कहां 10,000 और नीट आने के बाद कहां 537। उसी प्रकार साथियों, जो बच्चे तमिल में पढ़ते थे, जिनका लैंग्वेज तमिल में था 12वीं, उनकी संख्या जब नीट नहीं थी तब थी 3,544 जो अप्लाई किए थे, और जब नीट आया तो 82 हो गया। उसी का कुछ डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम इसको जियोग्राफिकल उसमें देखें
तो नीट से पहले 2016-2017 में जो बच्चे रूरल में होते हैं, रूरल में बेसिकली हमारे मूल निवासी लोग होते हैं, उस समय 65% लोग एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे। वही जब नीट आया तो नीट की वजह से वो संख्या घट गई और 49.9% हो गई। देखिए कितना बड़ा गेप। और जो बच्चे नीट से पहले जो अर्बन पॉपुलेशन थे, जो बड़े मनुवादियों के जो बच्चे थे, वो अप्लाई करते थे 30.4% और नीट के बाद वही हो गया 50%। देखिए कितना बड़ा अंतर है। तो आप सोच सकते हैं, जैसे कुलदीप सर ने कहा, ये कोई इक्वलिटी का मामला नहीं है, ये हमारे बच्चों को एलिमिनेट करने का मामला है। एक डाटा मैं और आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जब से ये नीट आया तब से रिपीटर्स की संख्या बढ़ गई। जो बच्चे पहले बार अपीयर होते थे, वो नीट से पहले उनकी जो परसेंटेज था वो 8.1% होता था और नीट के बाद वो बढ़कर 56.85 हो गया। देखिए कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा। आप सोच नहीं सकते कि इस बहुजन समाज को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए इन मनोवादियों ने क्या षड्यंत्र किया है। कि संगठन ही इसका एकमात्र एंटीडोट। साथियों, इंपा से जुड़े, वामसेप से जुड़े, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें और एक दिन जरूर ऐसा आएगा, एक दिन हमारा संगठन इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस मनोवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। देखते हैं कि इस देश में कि इंपा के पहले एक बिग फोरम करके एक संगठन था हमारा। थोड़ी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ आपको। DEFAP ऐसा था, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और प्रोफेसर, इन लोगों का एक संगठन था। ये एकत्रित संगठन था। ये प्रोफेशनल लोगों का फोरम के तौर पर था और 3-4 साल इसको चलाने के बाद, शायद मुझे लगता है 2010 के बाद, ये जो डॉक्टर है वो अलग हो गए, इंजीनियर अलग हो गए, एडवोकेट अलग हो गए और प्रोफेसर अलग हो गए। अलग हो गए का मतलब ऐसा नहीं कि विघटन संगठन के तौर पर नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये डॉक्टरों का एक अलग संगठन बनाया गया, क्योंकि तब तक 4-5 साल ये डीप फोरम चलाने के बाद बड़ी संख्या में ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर और अलग प्रोफेशनल्स तैयार हो चुके थे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिश्रम साहब ने ये निर्णय लिया। इंपा की बात अगर मैं कहूँ तो संगठन ने पर्पजफुली एक 3 लोगों को प्रोजेक्ट किया। इसमें है ससाने साहब है, राजेश कुमार है और कुलदीप, डॉक्टर कुलदीप। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं है, हम भी सब लोग हैं, लेकिन संगठन को अगर बढ़ाना है, संगठन को अगर मजबूत करना है तो एक 3 लोगों को प्रोजेक्ट करना नेशनल लेवल पर जरूरी था और इसलिए प्रोजेक्ट किया। और हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 साल में बहुत बड़ी मात्रा में ये संगठन पूरे देश भर फैला हुआ है और जो सामने बैठे हुए जो लोग हैं मेरे सामने, वो एक डॉक्टर जो है वो 100 के बराबर होता है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो डॉक्टर काम करते हैं, तहसील लेवल पर काम करते हैं, तो इनमें कितनी ताकत है। अगर वो चाहे तो किसी एमएलए को जितवा सकता है, इतनी ताकत होती है। और जब मैं कहता हूँ कि जितवा सकता है तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि हरवा भी सकता है। तो इतनी ताकत हमारे डॉक्टर में होती है कि डॉक्टरों के इसकी पहचान डॉक्टरों को नहीं है। इसलिए तो ये दूसरा विषय रखा हुआ है कि ये सामाजिक आंदोलन में हमारे मूल्यवासी प्रोफेशनल लोगों का क्या महत्व है, ये भी विषय रखा है। नीट के बारे में भी विषय रखा है। और मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की थी, उसमें जो सिद्धार्थ कॉलेज है वहाँ मैंने BSc के लिए एडमिशन लिया था। 1 महीना तक मैं BSc में करता रहा, तो बाद में कॉल आया मुझे, एक टेलीग्राम आया, उसको टेलीग्राम आ सकते कि आपको सातारा में आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन मिला। ये सुबह मुझे 11 बजे ये टेलीग्राम मिला। मैं बॉम्बे में चेंबूर में मेरी बहन रहती थी, उसके घर में मैं था। तो मैंने सोचा कि अभी BSc छोड़कर अभी BMS के लिए तो जाना पड़ेगा। और उसी दिन 3 बजे मुझे फिर और एक टेलीग्राम आया, MBBS के लिए मुझे एडमिशन सोलापुर मेडिकल कॉलेज में। तो इतना आसान था
प्रक्रिया भी आसान थी, प्रोसेस भी आसान थी। और अभी हम देखते हैं, अभी पहले वो स्टेट की एंट्रेंस शुरू कर दी, 12वीं करना है। 12वीं तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा भी कहते हैं, और डिफिकल्ट है भी। और उसके बाद फिर वो 12वीं करने के बाद फिर और एक एंट्रांस, और उसके बाद और एक एंट्रांस, पीजी के लिए एंट्रांस। मतलब ये है कि जितना डिफिकल्ट करते जाओ, क्योंकि जितना डिफिकल्ट तुम करोगे उतना जो वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी है वो अपने आप साइडलाइन हो जाता है। इसलिए वो डिफिकल्ट करने के प्रोसेस और नीट उसका एक उदाहरण है। तो इसको खत्म तो होना ही है। और ये खत्म किस तरह होगा? आंदोलन के माध्यम से होगा। तो इसलिए वो आंदोलन के लिए समर्थक लोगों की जरूरत है, संगठक लोगों की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, और स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले कुशल नेतृत्व की जरूरत है। ये 1991-92 ये साल होंगे, उस वक्त का ये विषय है कि बेलगाम की न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। और इस विषय पर बोलने के लिए वक्ता बुलाया था, शायद थोड़ा वो कांग्रेस माइंडेड होगा उस वक्त, तो मालूम नहीं होता। जो बहुजन मूलनिवासियों का जो आंदोलन है जो चल रहा है, उसको सफल बनाने में हमको मदद करनी चाहिए। 2012 में 29 जुलाई 2012 को दिल्ली के गढ़वाल भवन में एक दिल्ली एनसीआर लेवल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, प्रोफेसर, इस फोरम के इस बैनर पे हमने उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था। मोर देन 800 लोग पर्सन्स डेलीगेट्स अवेलेबल थे। हाल में बैठने की जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े थे। इतना विशाल वो क्षेत्रीय कार्यक्रम था, और उसकी अध्यक्षता भी मूल निवासी नायक माननीय डॉक्टर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप के हैं, और वर्तमान में अभी पार्टी संरक्षक है। इन्होंने यह अध्यक्षता किया था। और उस कार्यक्रम के बाद में ही अलग से मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की योजना हम लोगों ने तैयार की थी। उससे पहले दीप फोरम का राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोग करने का प्लान बनाते थे। उसमें प्रोफेसर डॉक्टर विनायक काले सर हमेशा मार्गदर्शन करते थे। जब भी हमारा मई जून में जो हिस्टोरिकल ट्रेनिंग कैंप होता है 5 दिन में, उसमें हम मीटिंग किया करते थे। राष्ट्रीय अधिवेशन में भी जनरल बॉडी मीटिंग किया, वहां पे निर्णय प्लान बनाते थे कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन दीप फोरम को होना चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया नहीं उस समय चल पाई। 29 जुलाई 2012 वो हिस्टोरिकल डेट है जिस दिन इस प्रक्रिया को हम लोगों ने इम्पा को अलग से जनरेट करने का, अलग से जन्म देने का प्लान बनाया। वो कंसेप्शन है, उसका कंसेप्शन डेट है। और 2012 का जब मालवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वामसेप का, उस वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऑल इंडिया के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट सभी की मीटिंग कॉल किया। जो मेन हमारा मंच था, उस मेन मंच के पीछे बैक साइड में और मेन पंडाल में महिलाओं की मीटिंग चल रही थी। 2 अलग अलग मीटिंग, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की मेन पंडाल में और मंच के पीछे दीप फोरम। उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग 2013 में जन्म देने वाले। अनुरोध किया मेश्राम साहब को कि हमको डेट दिया जाए। उन्होंने बोला आप दिल्ली में पहुंचो। 1 जनवरी को जब हम दिल्ली में पहुंचे, सारा बंद था। उन्होंने बोला कि जो प्लानर है वो लेकर लाओ, फिर हम लोग डिसाइड करते। प्लानर ढूंढने नहीं मिला, प्लानर अलग से हमको बनाना पड़ा। और वो डेट हमने 1 जनवरी को डिसाइड किया क्योंकि समय चाहिए था तैयारी का। 28 अप्रैल 2013 और इसी एनेक्सी हॉल था इधर पीछे बड़ा, जहां पर हमने इस इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन को जन्म दिया। लगातार हम लोग बढ़ रहे संगठन में, निरंतर बढ़ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, अभी और बढ़ना होगा।
अभी हम लोगों ने ये सिद्ध किया इस बात को, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नीट में मिलना चाहिए। जब अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम की डिक्लेरेशन हुआ उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल और माननीय विश्राम साहब को अप्रोच किया कि हम लोग युवा के बैनर पे डायरेक्ट एजुकेशन करना संभव नहीं, क्योंकि हम सब कम संख्या के लोग हैं। उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार किया। 3 चरणों में आंदोलन हुआ और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू किया गया। लेकिन वो खुशफहमी का मामला नहीं था। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे ओबीसी का, इसलिए डिक्लेयर किया। इसलिए हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब तक संगठन शक्ति के माध्यम से हमारी उपयोगिता, हमारी उग्रता, इनका वैल्यू क्या है, हमारी मेडिकल प्रोफेशनल वैल्यू क्या है, ये सिद्ध नहीं करते हैं, तब तक मामला बनने वाला नहीं है। इसके लिए संगठन शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिवेशन के दूसरे सत्र का विषय है मूल निवासी मेडिकल प्रोफेशनल को अपनी मेडिकल प्रोफेशनल वैल्यू का सामाजिक आकलन नहीं है। दिशा निर्देशन, नियंत्रण, निगरानी तथा अनुशासन एवं आपसी समन्वय के साथ नेतृत्व करने से निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विश्लेषण अथवा संगठन की सेंट्रलाइज पॉलिसी की समझ से निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय पर प्राप्त किया जा सकता है। महत्वपूर्ण विश्लेषण। साथियों, इस सत्र के पहले सब्जेक्ट पे मैं अपना वक्तव्य देना चाहूंगा। मूल निवासी मेडिकल प्रोफेशनल को अपनी प्रोफेशनल वैल्यू का सामाजिक आकलन नहीं है। साथियों, 26 नवंबर 1950 संविधान सभा, बाबा साहब ने संविधान जब समाज को, देश को सुपुर्द किया, तब उन्होंने एक स्पीच दी। उसमें का एक छोटा सा एक वाक्य बताऊंगा मैं आपको कि संविधान का महत्व बताते बाबा साहब ने कहा कि संविधान भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर जो लोग उसको अमल में लाते हैं वे अच्छे नहीं है तो वह संविधान गलत ही साबित होगा। अगर कोई संविधान भले ही कितना बुरा क्यों ना हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अच्छे हैं तो वह संविधान अच्छा ही साबित होगा।